जय हिंद जय भारत। तो मजेदार खेल हो रहा है इस समय। हमारे ट्रम्प चचा ऑरेंज ओरेंगुटॉन या ओरेंगुटॉन अगर आपको नहीं पता तो बंदर की एक प्रजाति होती है, वो गए हुए हैं साहब हक्का नूडल्स के पास यानी चाइना के पास। अच्छा साहब, तो यहाँ पे चल रही है बड़ी चहल पहल हुई कि साहब ट्रम्प जो है वो शी जिनपिंग से मिलने गए हैं। इधर भारत ने क्या करा, रशिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स और ब्रिक्स की पूरी समिट बिठा के सब लोगों के साथ मिल गए। खैर, मैं यहाँ पे केरला में मजे कर रहा हूँ, तो आप लोगों को, जिन लोगों को जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उन लोगों को ऐसे बढ़िया कहानी सुनाता हूँ इस पूरी की, आपको पूरे जियो पॉलिटिक्स समझ में भी आ जाएगी। और शायद आप बोर भी नहीं होगे, पूरे बच्चे बच्चे सब समझ लेंगे कि खेल आखिरकार है क्या, कैसे होता है। ठीक है, तो मस्ती से गौर से सुनिएगा और शेयर करिएगा सबके साथ, ताकि सबको जियो पॉलिटिक्स समझ में आ जाए और एक एक चीज समझ में आ जाए हो क्या रहा है। तो एज यूजुअल हमारी एक फिक्शनल स्टोरी है, इसका रियल स्टोरी से अगर कुछ मेल जोल होता है तो ये मात्र एक कोइंसिडेंस कहा जाएगा। तो ये मैं स्क्रिप्ट जो पूरी आपको बताने जा रहा हूँ, मसाला चाय पीते हुए बताया जा रहा हूँ। इसमें हमारे हक्का नूडल्स हैं यानी कि चाइनीज भाई लोग हैं इसमें हमारे हमारे इसमें ऑरेंज ओरेंगटॉन ट्रम्प चचा हैं इसमें हमारे वोडका शॉट्स मारने वाले हमारे भाई लोग हैं यानी कि रशियंस, और इसमें हमारे तेल के व्यापारी यानी ईरान और भी लोग आएंगे इस कहानी में। ठीक है, तो क्या है, ऑरेंज ओरेंगटॉन जो है वो एक मिलने जा रहे हैं, चाइना में विजिट करते हैं। और वो ऐसे वहां पे जाके अपने प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे शादी में फूफा आया हुआ हो। ठीक है, कि साहब मेरा ग्रैंड वेलकम होगा, ये होगा, और साहब मेरे लिए तो खूब साहब मतलब हर चीज हमारे लिए प्रबंध होनी चाहिए, हमारे लिए कुर्सी नहीं पूछी, हमारे लिए ये नहीं पूछा। अपने साथ यूएस का एम्बेसडर टू चाइना, चाइना का एम्बेसडर टू यूएस, और अपने साथ पूरी डिफेंस की टीम, ये वो सब लेके जहाज में भाई साहब अपने वहां पहुंचे हुए हैं। अच्छा, हमारे चाइनीज सेलर जो है वो, उन्हें पता है कि ये जो सामने वाला आया है, ये फूफा जो है, इसकी जेबें फटी हुई हैं, क्रेडिट कार्ड इसके चलते नहीं है, और ये अपने दुखड़े प्लेलिस्ट लेकर आया। प्लेलिस्ट में क्या होगा, टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अपनी ब्रिटिश वाली प्लेलिस्ट लेके आया होगा कि सैंक्शन हो जाएंगे, और मुझे प्लीज यार देखो, ईरान तो तुम्हारा दोस्त है यार, मान जाओ, उससे थोड़ा कह दो, मुझे भी थोड़ी सी वॉर जीतने दो, थोड़ी बदनामी सी हो रही है। ठीक है, तो ये लेके आया होगा और उन्हें पता है, और बोले ये स्क्रिप्ट इतनी ही नई है जैसे 4 साल बासी समोसे जो हमें से खिलाने वाले हैं। तो ये होने वाला है वहां पर। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि पूरी अपनी फौज लेके गया है, तो चाइनीज लोग बोल रहे हैं भाई हमारी हालत तो तुम्हें खाना खिलाने के लिए, जैसे तंदूर पे खड़ा हुआ इंसान होता है ना, जो तंदूर पे एकदम भट्टी पे खड़ा रहता है, तुमने और इसराइल ने मिलकर तो हमारी वो हालत बना रखी है। क्योंकि तुमने तो भाई पूरा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट छेड़ रखा है, और उसकी वजह से हम सब लोग जो है सारा देश ही फंसे हुए हैं, तो हम तो भाई तंदूर की भट्टी में पिस रहे हैं तुम्हारे। अच्छा, इसमें सबसे मजेदार खेल जिसने खेला है उसका भी मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या कर रहा है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है ये पूरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो आप समझिएगा, आपको जो इतना सिंपल लगता है ना कि इस देश को उसे खत्म कर दो, यहाँ से ये जीत जाओ, यहाँ से ये मना कर दो, आप देखना कैसे सारी चीजें हार जीत एक साथ हो रही है पूरी इसमें। ठीक है, तो अब इसमें खेल जो खिलाड़ी एक बढ़िया ओवर क्या है, वो ब्रिटेन आया। ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने भले ही जैसे वो बोलते हैं ना कि सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, भाई सन तो छिप रहा है तुम्हारे पास, तुम्हारा एम्पायर ही हर जगह फैला हुआ था, लेकिन तुम्हारे पास रिमोट कंट्रोल है, इस बात की तुम्हें दाद देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एपैक, एशिया इंडो पैसिफिक, जो इनका वो है जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके थ्रू उनका रिमोट है ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश कंट्रोल कर रहे हैं इसराइल वालों को डीप स्टेट के थ्रू, और इसराइल जो है वो यूएस की चाबी पकड़े हुए है। तो वो बोल रहे हैं भाई इस तरीके से पूरा ये खींच के लाओ। और वो यूएस को क्यों खींच के लाना चाहते हैं, क्योंकि जितना यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट में आएगा इतने उसकी इकोनॉमी डाउन होगी, इतना उसका डॉलर गिरेगा, जितना उनका डॉलर गिरेगा उतना वो बोल रहे हैं हमारे पाउंड की जो डी वैल्यू हुई है, वो अपने पाउंड की वैल्यू उठाएंगे। और जब वो उठ जाएगी तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया खेल पहले से सोच रखा है। क्या? उन्होंने भारत के साथ आके एफटीए करा था थोड़े टाइम पहले, यानी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैं बैड। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो अपना करके गए हैं। ठीक है, ये वो अपना खेल खेल के गए हैं। अच्छा, जिसमें थोड़ा सा खेल भारत के साथ भी हुआ है, हर बार मैं भारत की अच्छाइयां बताता हूँ, भारत के साथ कुछ खेल भी हुआ है, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा भारत भी इस खेल को कैसे ट्विस्ट कर देगा आगे चल के। तो भारत के साथ जो ट्विस्ट हुआ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, उनको तो हमारे 1.4 बिलियन लोगों का एक्सेस मिल गया, मार्केट एक्सेस, यानी कि वो अपना कुछ भी बनाए बेचें, उनके तो बहुत बड़ा मार्केट है। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केट तो कंज्यूमर मार्केट है, इस समय लोग खरीदते हैं, लेकिन हमें भी उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू मार्केट मिला, लेकिन उनका मार्केट जो है वो बहुत कंज्यूमेबल तो है, लेकिन जो चीजें हम उन्हें बेच रहे हैं उसका कंज्यूमेबल मार्केट अभी हमें बनाना है। तो यानी कि हमारे पास रोड अहेड है, लेकिन अभी चाइना के कंपैरिजन में हमारा एक्सपोर्ट अभी कुछ भी नहीं है। तो एक चुनौती भी है, और एक तरीके से बड़ा बढ़िया कि देखो बहुत बढ़िया जीत हो गई, डिप्लोमेटिक जीत हो गई, हिस्टोरिकल, भारत और ब्रिटिश के रिश्ते सारे सही हो गए, उसके नाम पे वो चूरन भी परोस के चले गए। खैर, इसको अभी हम जीत में कैसे बदलेंगे आगे आपको समझ में आएगा। अच्छा, वापस आते हैं हक्का नूडल्स और हमारे फूफा जी यानी कि चाइना और ट्रम्प चाचा की जो केमिस्ट्री चल रही है। आपको एक चीज समझनी चाहिए, वो ये है कि बाहर की जितनी भी फॉरेन डिप्लोमेसी है, उनका चाइना के अंदर जीरो इन्फ्लुएंस है। ठीक है, यानी कि चाइना जो है वो अपनी ही सुनता है, अपने लोगों की सुनता है और उसके हिसाब से ही चलाता है। अपने लोगों की मेरा मतलब है जो गवर्नमेंट में पावर में अथॉरिटी में लोग बैठे हुए हैं, शी जिनपिंग और उसके सलाहकार, उनकी सुनता है। लेकिन चाइना के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, चाइना अपने बहुत सारे पीएचडी करने स्टूडेंट्स भेजता है यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां से इन्होंने सारी टेक्नोलॉजी चुराने की शुरुआत करी। डील थी ये हालांकि उसके थ्रू, लेकिन उसके बाद चाइनीज नेशनल्स भी बहुत सारे इन सारे फॉरेन कंट्रीज में बैठे हुए हैं, और ये भी इन पॉलिसियों में शामिल होकर बहुत सारा इन्फ्लुएंस और खेल रखते हैं। ये चाइना का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, चाइना के बहुत सारे
सारे एजेंट आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे डांडी मार्च वाली फैमिली से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाइना के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, एंटी भारत नैरेटिव चलाते हैं। और ऐसे चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे अंदर, भारत के अंदर बहुत सारा है। जैसे कि अगर हम आर्म्स के टर्म्स में बात करें, जिसके ऊपर अभी ये सारी जो मीटिंग है ये सब हो रही है, तो उस टाइम में देखा जाए चंडीगढ़ लॉबी है, पप्पू की है भी, जैसे भारत ने अपना द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चलाया, उसमें प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ठीक है, 1947 से पहले बाय द वे भारत ने चाइना, फ्रांस, इन सब में जाके अपनी आर्मियां भेज भेज के इनके साथ जीत की लड़ाइयां लड़ी थी। लेकिन उसके बाद एक लाइन खींच के इसमें चाइना ने बोला हम तो ये मानते ही नहीं। यहाँ पर चाइना, भारत की एक हार हुई है। ठीक है, हार हार भी बता रहा हूँ, ये हार हुई है। तो ये चाइना का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर। उसके बाद एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जो भारत को इस समय है, यूएस का एक एम्बेसडर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाना, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, गूगल करोगे, समझ में आ जाएगा। वो इस समय दिल्ली की सड़कों पे घूम घूम के सारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। हम लोग अभी भी वही अतिथि देवो भव के उसमें लगे हुए हैं कि हम तो सत्कार करेंगे, ये करेंगे। भाई वो यहाँ आके बहुत सारी चीज प्लानिंग प्लॉटिंग करके लेके जा रहा है। खैर, मुझे अपनी एजेंसीज पे बहुत भरोसा है कि वो कुछ अगर करने दे रहे हैं तो क्यों करने दे रहे हैं, और उसको भी पूरा ट्रेस करा जा रहा होगा और सब कुछ है। लेकिन फिलहाल वो ये सारे काम करके जा रहा है। अब ये गेम जो है, क्योंकि हम उसको करने दे रहे हैं, तो ये गेम जो है, और वो फेमस है कि वो रजीम चेंज और प्रोपोगेंडा और वो सब में करेगा। भारत की एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है जो बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट भी किया, और मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि भारत नैरेटिव वॉर में अभी बहुत पीछे है, जिसमें हमें बहुत सक्षम होना होगा। इसका एक मैं क्लासिक एग्जांपल दूं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उरी हो, चाहे पहलगाम हो, कोई भी हो, नैरेटिव वॉर में हमेशा हमारे प्रोपेगेंडा जीत जाते हैं। हमारी एक्चुअल जो चीज हुई है हम उसको कभी दर्शा ही नहीं पाते, अपनी कैपेबिलिटी को, और चमचे और बाकी सारे लोग और खैर आप जानते हैं जर्मन वाले जो बहुत सारे भैया लोग हैं और उनका इकोसिस्टम, वो आके पूरा खेल खराब करते हैं, और इसके साथ साथ बाकी की एजेंसीज तो खेल करती हैं। जैसे मैं आपको एक प्रिडिक्शन दे दूं, हमारे सीडीएस जो हैं, भारत की अब हम बात करें तो भारत को महाभारत वाले यहाँ पे अभी उनका नाम मेरे दिमाग हुई है, भारत की सुब्रमण्यम जी हैं, कुछ जिया, मे बी आई एम रॉन्ग। अगर आपको महाभारत प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा अगर पता होगा रियल नेम लक्ष्य ग्रह बनाया गया था। और अब वो जैसे ही आएंगे, उनकी अगर आप कभी राइटिंग्स पढ़ेंगे और जमीन के बनाने वाले हैं, लक्ष्य अमेजिंग पांडवों को निकाल दिया, वो कभी एक खैर सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पूरी कहानी पता है, स्क्रिप्ट पता है, जून में जैसे ही वो करेंगे तो जून जुलाई अभी हम समझने दे रहे हैं से आपको उनके अगेंस्ट, और हमें लक्ष्य ग्रह से भी बाहर निकल सीडीएस के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोपेगेंडा और ये जो चीजें बता रहे हैं, बकवास जो चल रही है, चाइना को देखो, ठीक है, और पाकिस्तान की आर्मी देखो, और ये सारी आपको न्यूज बहुत अभी देखने प्रायोरिटी से मिल जाए, हम अपने आप को मजबूत ऐसे भारत नैरेटिव वॉर में आर्मी बिल्ड कर रहे हैं। उसके ऊपर से भागना ही हमारा एम्बेसडर आए हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आगे के दूसरे देशों के पूरी दिल्ली की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, सारे क्रिटिकल किधर की तरफ हर चीज देखते जा रहे हैं। ये भारत का एक डिसएडवांटेज है। अब तक मैंने भारत के आपको सारे डिसएडवांटेज बताए, बाकी ये सारी चीजें बताई। अब हम देखते हैं कि खेल आगे और क्या होता है। अच्छा, ट्रम्प चाचा की बात करी थी, तो हमारे ऑरेंज ओरेंगटॉन और हक्का नूडल्स वाली जो पार्टी चल रही है वहाँ पे, उसमें वो वही फिर से अपना घिसा पिटा कि भैया हमें तुम्हारे रेयर अर्थ दे दो, ट्रम्प चाचा कह रहे हैं, और ईरान को बोल दो यार तेल वेल भी दे दो, और थोड़ा सा यार युद्ध हार जाए भाई, थोड़ा दिखा दो यार, देखो बेइज्जती हो रही है यार दुनिया में कि यार तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे हो ये वो, और ईरान तो हमें तबाही पे तबाही मचाया जा रहा है, हमारा डिफेंस बजट बिगाड़ के रख दिया, तो यार देखो तुम्हारा दोस्त है, थोड़ा यार भाई भाई है यार, तू कहेगा नहीं यार भाई। इनका वो वाला हिसाब चल रहा है। चाइना कह रहा है अरे यार फिर से तुम आ गए, अब ये फिर से फालतू पाकिस्तान वाली हरकतें मत करो कि कटोरा वटोरा लेके आ गए, एक काम करो मैं ये तुम्हारा काम करवा दूंगा, बदले में तुम जीरो। तो अब आपने देख लिया भारत के डिसएडवांटेज, भारत के अंदर कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, प्रोपोगेंडा चल रहा है। चाइना के एडवांटेज देख लिए, यूएसए क्या स्ट्रेटेजी अपनाने जा रहा है, ताइवान कैसे ले लिया जाएगा, और ये हॉर्मूज की लड़ाई, इजराइल, ये सब, ब्रिटेन का क्या एंगल चल रहा है, सब देख लिया। अब आते हैं द चाणक्य स्टाइल, भारत।
भारत अभी सबको दिखा रहा है कि लक्ष्य ग्रह से भाग रहे हैं हम डरपोक है। लेकिन अब भारत की तरफ से जरा कॉन्टेक्स्ट में चार छह चीजें समझते हैं। डी डॉलराइजेशन के चक्कर में आप जरा एक चीज समझें। एक, अगर आप लोग कॉलेज में गए हो या अभी हो, ठीक है, तो कॉलेज में एक लड़का होता है जो थोड़ा सा मतलब फंकी टाइप होता है, और उसके नाम पे खातों पे लोग जो है वो कैंटीन में बिल भरवा देते हैं कि भाई जग्गू दादा के नाम पे लिख देना यार, मेरा 200 का बिल हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। तो यूएसए वो जग्गू दादा है जिनके नाम पे बिल फाड़ा जाता है, यानी रिजर्व करेंसी का स्टेटस चलता है उनका। इस समय उनका रिजर्व करेंसी का जो रोल आउट है, यानी कि जो दुनिया यूज कर रही है, वो कितना है, 45% से गिर के से 39% पे आ गया है। यानी कि पहले जहाँ 100% या जो भी परसेंटेज रही होगी जहाँ पे रिजर्व करेंसी वो सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर यूज होती थी, वो 49 थी, 45 थी, और अब घट के 39 पे आ गई है। ठीक। और अब ये जैसे ही, बाय द वे बता दूं कि ये 35 पे आने पे बिल्कुल एकदम मतलब ना धमाका सा होगा। धमाका मतलब रियल धमाका नहीं होने वाला। धमाका मतलब ऐसी बैंड बज जाएगी जैसे अगर डीडीएलजे में शाहरुख खान एक मोटा पप्पू आदमी होता, फटा हुआ आदमी होता, और वो सिमरन को भागने के लिए, भाग के ट्रेन के डब्बे में पकड़ने के लिए जाता और धम से गिर जाता। 35% पे ये हालत होने वाली है। क्यों? क्योंकि 20% इनका जो बजट है यूएस का, जो कि बहुत है, लेकिन 20% बजट तो इनका डिफेंस में जाता है, और 80% ये चैरिटी करके, भाई ऐसे समझो कि इनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 20% बजट तो अपना डिफेंस में दे देती है। अब बचा है इनका बाकी का कितना, 80% है, तो समझो भाई वो जॉइंट फैमिली में ना इकलौता कमाने वाला है। उसकी सब ईएमआई पीएमआई पे जो सारी किस्तें जा चूके, 80% उसमें निकल जाता है ताकि सारी स्टेट्स को वो दे सके। अब वो उसमें से भी स्लैश करके अपना बजट जो है ना गिरा के कितना लेकर आ रहे हैं भाई, 250 बिलियन। रशिया के जो हमारे वोडका शॉट्स वाले लोग हैं उनसे भी कम इनका बजट हो जाएगा भाई, एक बड़ी सोचने वाली बात है। ठीक, तो ये खेल भारत डीडॉलराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में खेल रहा है। भारत अभी जो सब लोग मस्ती मार रहे हैं, बोले अरे यार देखो तुम्हारा रुपया तो इतना गिर रहा है, ये है वो है। एक भारत के पास एक तुरुप का इक्का है, भारत के पास कृष्ण जी, अभी याद है रखना, अभी कृष्ण जी हैं भारत के पास, ठीक है। तो उसमें क्या होने वाला है, देखो युद्ध तो होगा, भारत भी पिटेगा थोड़ा बहुत, भारत की भी हार होगी, भारत संभलेगा भी, भारत खड़ा भी होगा, लेकिन हमारे अर्जुन के पास उनके सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण है। तो ये चीज आप कभी मत भूलना। उसमें क्या होने वाला है, भारत ने अपना रुपया सारा इतना डाउन क्यों रख रखा है, जब यूपीआई का बता के इन्होंने सारे देशों से, अरे देखो यार तुम यूपीआई में आओ, यूपीआई में आओ, मैंने बताया ना भारत ने ब्रिक्स तुरंत बुला ली, ब्रिक्स की समिट चल रही है, उधर उधर चचा और हक्का नूडल्स चल रहे हैं, और उधर रशिया के एफएम और ईरान के एफएम, ये लोग आ गए। क्यों? क्योंकि अभी हमारे एक टैंकर पे हमला भी हुआ, फिर से आज आज ही हमारे ईरान ने एक फिर से हमला करा। तुरंत एफएम को बुलाया गया और बातचीत चल रही है। अब लोग इसमें मजाक बना लो, इंडिया बड़ा पावरफुल बनता है, तो तुम गद्दार हो यार, भारत के साथ खड़े हो। अगर भारत कहीं, यार देखो ऐसा होता है ना घर में, अगर तुम्हारे भाई का तुम्हें पता है कुछ कमी है तो तुम अंदर कुछ भी लड़ते रहो, लेकिन बाहर वाला कोई आके नहीं बोल सकता। सेम स्ट्रेटेजी यहाँ होती है। अब अंदर कितनी बीजेपी कांग्रेस पप्पू की मजाक, पिंकी की मजाक और अपने मोदी जी की मजाक कितनी बनाते रहो, बात जब देश की आती है तब सबको एक होना होता है, लेकिन गद्दार तो गद्दार है, वो नहीं होंगे। खैर, अब यूपीआई का सबको चस्का लगा के, जहां अब तक मेरे ख्याल से 45 के अराउंड कंट्रीज तो आ गई हैं, ठीक है, जहाँ रोल आउट हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं यूपीआई क्यों नहीं हो रही, भाई यूपीआई ऐसे नहीं इंप्लीमेंट होती। यूपीआई आप करते हो, फिर पहले बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शन, फिर धीरे धीरे रोल आउट होते होते उसमें सिक्योरिटी बग्स फिक्स करे जाते हैं, ऐसे रोल आउट होता है। तो जब ये हो जाएगा, जब सब लोगों का इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा भारत में, तब रुपए की कीमत बढ़ा दी जाएगी। जीत किसकी हुई? करेंसी हमारे पास आ गई, यूपीआई भी है। खेल देखो, अभी समझने वाले शायद समझेंगे इस चीज को क्या होने वाला है। तो ये सारा खेल चल रहा है, और इस तरीके से भारत का फायदा जो है वो चाइना और यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में कैसा है, अब मैं आपको समझाता हूँ। चाइना और यूएसए बिल्कुल दो मोटे ऐसे जो शादी में डांस करने वाले अंकल होते हैं जो डांस ऑफ कर रहे हैं, और जो भी हारेगा भारत का ही फायदा है। क्यों? क्योंकि दोनों में अकड़ बहुत है, चाइना में और यूएस में। अगर चाइना हारता है यानी यूएस जीतता है तो भारत जीत गया, क्योंकि भारत वहां से डीडॉलराइजेशन करा के विजय प्राप्त कर लेगा। अगर यूएसए हारता है, चाइना जीतता है, तो भी भारत की जीत है, क्योंकि चाइना के थ्रू भी वो अपना काम करवाएगा। तो भारत सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा है। मुझे नहीं लगता 2045 तक की जरूरत भी है, हो सकता है आने वाले कुछ समय में 2030 तक ही आप देखेंगे भारत के क्या होने वाला है। लेकिन अगेन ये लड़ाई है, इस युद्ध में बहुत सारी परास्त भी होंगी, छोटी छोटी लड़ाइयां हारी भी जाएंगी एक बड़ा युद्ध जीतने के लिए। जय हिंद, जय भारत।